Assalamu alaikum students, I am Samra Abdur. It's BSIT second semester and BSCS fourth semester class, and it's the ninth lecture of linear algebra, and the topic is vector space. Subspaces. वेक्टर स्पेस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी एक्सियम्स देखी कि एक सेट जो है अगर वो उन एक्सियम्स को होल्ड करता है या वो एक्सियम उसमें सेटिस्फाई करता है तो वो वेक्टर स्पेस कहलाएगा और उसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स कहेंगे। और इसके अलावा वेक्टर स्पेस की कुछ एग्जांपल्स थी कि वेक्टर स्पेस हैं या वेक्टर स्पेस नहीं है और कैसे आप उनको चेक कर सकते हैं कि वो एग्जाम्स सेटिस्फाई होती हैं या नहीं। अब आज का टॉपिक है सब स्पेसेस। इफ़ डेफिनेशन इसकी जो है, इफ़ W इज़ अ सेट ऑफ one or more vectors in a vector space V, then W is a subspace of V if W itself a subspace। डेफिनेशन इसकी ये है और इसको चेक कैसे करते हैं, अगर उसमें ये फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड करें तो W जो है वो V का W खुद जो है वो एक सबस्पेस होगी। यानी सबस्पेस की डेफिनेशन ये है कि इफ़ W इज़ अ सबसेट ऑफ V, अ वेक्टर स्पेस V, देन W इज़ अ सबस्पेस ऑफ V इफ़ W इटसेल्फ इज़ अ सबस्पेस। और W को वो सबस्पेस है या नहीं है, उसको खुद वेक्टर स्पेस है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हमें वो जो 10 हमने एक्सियम्स देखी थी वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये दो कंडीशंस को चेक करते हैं। कंडीशन नंबर ए ये है, इफ़ यू वी आर वेक्टर्स इन अ W देन U प्लस वी इज़ इन अ W, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करें। और इफ़ k इज़ एनी स्केलर एंड u इज़ एनी वेक्टर इन a W देन ku इज़ ऑल्सो इन W। तो अगर ये सिर्फ दो कंडीशंस आपने चेक करनी है, पहली कंडीशन एक्चुअली 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन तो ये W इज़ अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस। उसके अलावा अगर इसमें दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं तो इसका मतलब आपका W जो है वो एक सबस्पेस है। आगे थ्योरम आएगा कि जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि सिर्फ हम ये दो ही कंडीशंस चेक करने की ज़रूरत है उसको प्रूव करने के लिए कि सबस्पेस है या नहीं। अभी आप सिर्फ इसको याद कर लें, आज ही के लेक्चर में थ्योरम भी करवाऊंगी इंशाल्लाह। एवरी वेक्टर स्पेस वी हैज़ एटलीस्ट 2 सबस्पेसेस। कम से कम दो तो उसकी होती ही होती हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं लेकिन कम से कम दो तो होती है। और वो कौन सी हैं? ज़ीरो वेक्टर स्पेस। ज़ीरो इज़ द सबस्पेस ऑफ वी, यानी बिल्कुल खाली नहीं है सेट, उसका एलिमेंट है ज़ीरो। ज़ीरो एक वेक्टर, यानी इसको कौन सा सेट कहते हैं? सिंगलटन सेट। तो ज़ीरो है उसके अंदर सिर्फ वेक्टर, ये एक सबस्पेस होता है। और V इज़ अ सबस्पेस ऑफ V, ज़्यादातर V इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ ना। हर सेट के दो सबसेट्स होते हैं जिन्हें इम्प्रॉपर सबसेट्स कहते हैं, एक तो खाली और एक वो खुद। अब यहाँ पर खाली की बात नहीं हम करें, यहाँ पर एक सिंगलटन सबसेट है यानी ज़ीरो, जिसका सिर्फ एक एलिमेंट है ज़ीरो वेक्टर। अगर ज़ीरो वेक्टर वाला जो सेट है वो भी, और एक भी इटसेल्फ, इसकी सबस्पेसेस होंगी। अब कुछ एग्जांपल्स हैं सबस्पेसेस की। सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर खुद एक वेक्टर स्पेस है, ये आपने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया। तो इसकी एक तो वेक्टर सबस्पेस होगी ज़ीरो। ज़ीरो यानी एक वेक्टर है ज़ीरो, जिसका मतलब है ज़ीरो ज़ीरो एलिमेंट, क्योंकि आर स्क्वायर के सारे एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। आर स्क्वायर दो तो होगी। तीसरी सेकेंड नंबर में जो लिखी हुई है, लाइन्स थ्रू द ओरिजिन, यानी आर स्क्वायर के वो एलिमेंट्स विच आर लाइन्स थ्रू द ओरिजिन, उनका जो एक सेट है वो एक सब स्पेस होगा।
सब स्पेसिस ऑफ R3, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, वो जो पहली जो दो कंडीशंस आपने अभी लास्ट स्लाइड में देखी, उन दो कंडीशंस को अगर वो होल्ड करती हैं इसमें, तो ये सब स्पेस होगा और आपकी ये प्रूव हो जाएंगी क्योंकि ये सब स्पेस होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है सब स्पेसिस ऑफ R3, अगेन 0 और एक R3। इसके अलावा दो और हैं सब स्पेसिस, लाइन्स थ्रू द ओरिजिन एंड प्लेन्स थ्रू द ओरिजिन। लाइन्स थ्रू द ओरिजिन भी, उनको जो मिलाकर जो एक मतलब लाइन्स थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से गुजरती हुई लाइन्स हैं, या प्लेन्स थ्रू द ओरिजिन, ये इनको मिला के जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, ये मिला के जो सेट बनाएंगे, दे आर सब स्पेसिस of R3. If W1, W2, so on up to W are subspaces of vector space V, then the intersection is the subspaces is also subspace of V. यानी subspaces का जो intersection है वो खुद भी एक subspace होता है, राइट और ये भी एक थ्योरम है। ये दो थ्योरम्स हैं जो आज हम प्रूव करेंगे। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं। लेट W विद, अभी जो आपने वेक्टर स्पेसेस पढ़े थी, प्रूव किए थे, जो सेट किए वेक्टर स्पेसेस हैं, अब उन्हीं की सब स्पेसेस के बारे में हम बात करेंगे बारी बारी। लेट W be the set of all 2x2 symmetric matrices. Show that W is a subspace of the vector space M2x2. ये जो M2x2 है, ये all 2x2 matrices जो हैं, चाहे वो सिमेट्रिक हो या ना हो, जैसे भी हो, वो सारे जो मिला के जो सेट बनता है, वो आपने प्रूव किया था पिछली जो लेक्चर है उसमें, कि वो एक वेक्टर स्पेस होती है। तो अब उसका एक सबसेट है जिसमें सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो ये अब आपने प्रूव करना है कि ये जो सबसेट है वो एक सब स्पेस है M2x2 की, और उसके लिए आपको सिर्फ पहले तो आप ऑपरेशंस बता दें विद द स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये सब स्पेस है या नहीं, इसको प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ दो कंडीशंस जो हैं वो प्रूव करने की ज़रूरत है, एक क्लोजर और एक स्केलर वाली, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। तो सबसे पहले तो बात है W इज़ अ सबसेट ऑफ M2x2। दूसरा क्या है, M2x2 इज़ अ वेक्टर स्पेस, ये भी आपको पता है। अब आपने दो एलिमेंट्स लिए, A1 एंड A2 बिलोंग्स टू W। अब A1 ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू A1, A2 ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू A2, क्योंकि W में सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। सिमेट्रिक मैट्रिसेस का क्या मतलब होता है, जिनका ट्रांसपोज उन्हीं के इक्वल आ जाए। Now A1 belongs to W and A2 belongs to W implies that A1 plus A2 का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू A1 ट्रांसपोज प्लस A2 ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, मैट्रिसेस में आपने अच्छी तरह से की। तो अब यानी उनके सम का ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल है, इसका मतलब उनका सम भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर सम उनका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब उनका सम जो है वो W को ही बिलोंग करेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी प्रूव। दूसरी क्या है, K बिलोंग्स टू R एंड A बिलोंग्स टू W। K A स्केलर है, A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज लें, इट इज़ इक्वल टू K A ट्रांसपोज, क्योंकि K तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, कोई नंबर, उसका तो ट्रांसपोज नहीं आप लेंगे, वो A का ही ट्रांसपोज आएगा, और A का ट्रांसपोज A ही के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये एक सिमेट्रिक है तो ये W को बिलोंग करेगा, दोनों कंडीशन होगी सेटिस्फाई, सो W इज़ अ सब स्पेस ऑफ M2x2। जी, अब थ्योरम जो मैंने आपसे कहा था कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होने से ये साबित हो जाता है कि W जो है वो एक सब स्पेस है, यानी W इट्सेल्फ एक वेक्टर स्पेस है। ये प्रूव करेंगे हम। इफ़ W इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस V, देन W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V इफ़ एंड ओनली इफ़। अभी इफ़ एंड ओनली इफ़ है, कन्वर्स भी इसका प्रूव करना पड़ेगा और इन्वर्स भी। फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड,
नंबर 1 क्या है, इफ़ u and v आर वेक्टर्स इन w देन u प्लस v इज़ इन w, ये मिसिंग है, u प्लस v भी w में होगा. इफ़ k इज़ एनी स्केलर एंड u इज़ एनी वेक्टर इन w देन k u इज़ इन w. प्रूफ, इफ़ w इज़ अ सबस्पेस ऑफ v देन ऑल द वेक्टर स्पेसेस. अब पहले आपने ये सपोज करना है कि w एक सबस्पेस है. अगर सबस्पेस है तो ऑब्वियसली ये दोनों एक्सियम्स होल्ड करेंगी. अब ये कैसे करेंगी ये चेक करते हैं. इफ़ w इज़ अ सबस्पेस ऑफ v देन ऑल द वेक्टर स्पेस एक्सियम्स होल्ड इन w इंक्लूडिंग एक्सियम्स 1 and 6 विच आर प्रिसाइसली कंडीशंस a and b. मतलब वो जो 10 आपको कंडीशंस करवाई थी ना उसकी वेक्टर स्पेस की, उसमें से सबसे पहली तो यही थी ना क्लोजर प्रॉपर्टी. मैंने आपसे कहा था पहली 5 तो यही है कि आपका जो सेट है वो बिलियन ग्रुप हो अंडर एडिशन, और उसके अलावा 4 और थी. पहली 6 वो थी, 4 वो थी, तो वो आपने अगर होल्ड करती हैं तो वेक्टर स्पेस है. अब आपने सपोज़ किया कि W एक सब स्पेस है. सब स्पेस है तो इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस है. अगर ये वेक्टर स्पेस है तो ये वेक्टर स्पेस की 10 एक्सियम्स को होल्ड करेगा. तो उसमें जो पहली और छठी एक्सियम है वो यही एक्सियम है. तो प्रूव हो गया. कन्वर्सली, assume that condition A and B hold. Then we have to, since these are axioms 1 and 6, and 6 axioms 2, 3, 7, 8, 9, 10 are inherited from V, we only need to show that axiom 4 and 5 hold in W. For this purpose, let U. अब जो 1 और 6 होल्ड करती हैं ये हमने सपोज़ किया. जो 2, 3, 7, 8, 9 और 10 हैं ज़ाहिर और V से के सेट एलिमेंट्स हैं, तो ये सारी वो होल्ड करती होंगी उसमें. तो हमें अब जो बाकी रह गई सिर्फ 4th और 5th वाली उसको प्रूव करने की ज़रूरत है. और वो क्या है, let u be any vector in W, it follows from condition B that ku is a vector in W for every scalar k. In particular, 0u is equal to 0 and -1u is equal to u are in W, which shows that the axioms 4 and 5, के एक 4 है और एक 5 है. 4 क्या थी कि 0 4 को इज़ इक्वल टू 0 होगा और -1u इज़ इक्वल टू -u होगा. Hold in W, note that every vector space has at least 2 subspaces itself and it's 0 and itself. मतलब 2 है, एक 0 सबस्पेस होती है 0 एलिमेंट वाली, और एक वो खुद अपना सबसेट होता है तो वो एक सबस्पेस होता है. क्लियर. तो ये आपको प्रूफ करने के लिए भी सारी एक्सिम्स नहीं प्रूफ करनी पड़ी, क्योंकि V के एलिमेंट्स हैं तो कुछ तो उसमें ही होल्ड करती हैं और बाकी जो है वो आपने प्रूफ कर दी. राइट. अब एग्जाम्पल है एक, द ज़ीरो सबस्पेस. इफ़ V is any vector space and if W is the subset of V that consists of the zero vector only, then W is closed under addition. मतलब ये जो ज़ीरो है वो एक सबस्पेस है, ये पहले आपने लिख लिया. अब इसको प्रूफ भी कर दिया कि अगर ये एक सेट है जिसमें सिर्फ ज़ीरो वेक्टर है तो ज़ाहिर बात है 0 + 0 इज़ इक्वल टू 0 बिलोंग करता है उसको W को. k 0 इज़ इक्वल टू 0 वो भी बिलोंग करता है W को. इट मीन्स ये आपकी सबस्पेस है. दूसरी एग्जांपल है लाइंस थ्रू द ओरिजिन आर सबस्पेसेस ऑफ R2 एंड R3. ये भी अभी एग्जांपल्स में आपने लिखी थी, अब आपने इनको प्रूव करना है. इफ़ W इज़ अ लाइन थ्रू द ओरिजिन और इधर R2 और R3, मतलब ये नीचे डायग्राम भी बनी हुई है कि लाइंस कौन सी होती हैं जो ओरिजिन में से पास करती हैं. तो R2 हो या R3 हो, ओरिजिन में से गुजरती हुई लाइंस, आप उन कोई सी भी 2 लाइंस को ऐड करें. U और V 2 लाइंस है जो ओरिजिन में से गुजरती है. जब आप उनको ऐड करेंगे तो वो ही लाइन बनेगी. राइट. द लाइन W और मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर ऑन द लाइन W बाय अ स्केलर produces an other vector on the line W, so W is closed under the addition and scalar multiplication. तो यानी अगर आप उस लाइन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी ओरिजिन से गुजरती हुई वही लाइन होगी ना.
तो इसका मतलब ये है कि दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई, तो आपकी ये जो सब स्पेस है यानी लाइंस थ्रू द ओरिजिन, सॉरी सबसेट है लाइंस थ्रू द ओरिजिन, वो एक सब स्पेस होगा R2 का भी और R3 का भी। अ सबसेट ऑफ R2 दैट इज़ नॉट अ सबस्पेस, मतलब एक एग्जांपल जो है उसकी दे रहे हैं जो सबस्पेस है, और एक उसकी एग्जांपल भी साथ ही दी जा रही है जो सबस्पेस नहीं है, ताकि आपको अगर क्वेश्चन आए तो आपको चेक करना आता हो कि वो सबस्पेस है या नहीं है। Let W be the set of all points x, y in R2 for which x is greater than and equal to 0 and y is greater than and equal to 0, right? अब R स्क्वायर में तो सारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, तो R स्क्वायर यानी एक्स वाई जो प्लेन है वो पूरे का पूरा, तो इसका एक सेट आपने लिया जिसमें x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जितने पॉइंट्स हैं उसके अंदर मौजूद हैं, अब आपने ये चेक करना है कि क्या ये एक सबस्पेस है या नहीं। ये नहीं है, दिस सेट इज़ नॉट अ सबस्पेस बिकॉज इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल v इज़ इक्वल टू 1 1 एक पॉइंट है ना इसका w का इन w, बट -1v इज़ इक्वल टू -1 इज़ नॉट इन w। तो इसका मतलब क्या कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है इसमें नहीं होल्ड करती, तो ये एक सबस्पेस नहीं, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है सबस्पेसेस ऑफ एम एन, सॉरी एम एन एन, मतलब इसमें स्क्वायर मैट्रिसेस की एक वेक्टर स्पेस है और उसकी सबस्पेसेस। अभी सबस्पेसेस आपने डिस्कस की कि जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सेट सबसेट है जिसके अंदर सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिसेस आते हैं वो एक सबस्पेस है। ये ऊपर तो वही लिखा हुआ है। दूसरी सब एग्जांपल क्या है, द सेट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस एंड डायगोनल मैट्रिसेस आर सबस्पेसेस ऑफ एम एन एन। मतलब एक तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस वाला जो सबसेट है और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस वाला सबसेट, ये सारे अपर ट्रायंगुलर, एक लोअर ट्रायंगुलर और उसके अलावा डायगोनल मैट्रिसेस वाला, यानी ये चार जो सबसेट हैं एम एन एन के, वो क्या हैं, सबस्पेसेस हैं इसकी। और कौन सा सेट है जो सबस्पेस नहीं है, द सेट W ऑफ इन्वर्टिबल n by n matrices is not a subspace of m n n। मतलब जो इन्वर्स जिनके एग्जिस्ट करते हैं, सारे 2 by 2 मैट्रिसेस जिनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, उनका जो सेट है वो एक सबस्पेस नहीं होगा। और उसको कैसे प्रूव करना है चेक करते हैं। इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन and not closed under scalar multiplication. We will illustrate this with an example in M22 that you can readily adapt to MNN. Consider the matrices। मतलब एक एग्जाम्पल्स इसको प्रूव कर रहे हैं कि ये क्लोज्ड भी नहीं होता अंडर एडिशन और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इसमें होल्ड नहीं करती। तो एक एग्जाम्पल ये है, एक मैट्रिक्स है U इज़ इक्वल टू 1 2 2 5 और एंड v इज़ इक्वल टू -1 2 और -2 5। द मैट्रिक्स 0 u इज़ द 2 by 2 0 मैट्रिक्स एंड हेंस इज़ नॉट इन्वर्टिबल। एंड द मैट्रिक्स u plus v has a column of 0, so it is also is not invertible, right। मतलब दो मैट्रिसेस हैं, हालांकि दोनों इन्वर्टिबल हैं, तो इसका मतलब ये W के अंदर आते हैं। तो ना तो U प्लस V जो है इसके अंदर होल्ड करता है, और ना ही हम इसको अगर ज़ीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो 0 0 0 मैट्रिक्स आएगा उसका तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, तो उसका इन्वर्स ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो वो तो फिर इसका हिस्सा ही नहीं है। तो इसका मतलब ना तो ये क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और ना ही अंडर एडिशन, तो ये एक सब स्पेस नहीं है।
The subspace of all polynomials. Recall that a polynomial is a function that can be expressed in the form, right, where polynomial, आप familiar है polynomial क्या होती है, एक variable की powers और साथ उसके coefficients और उनका sum, where a naught a1 so on up to an are constants. It is evident that the sum of two polynomial is a polynomial and that a constant time polynomial is a polynomial. Thus the set W of all polynomial is closed under addition and scalar multiplication, and hence is a subset of f minus infinity to infinity. We will denote this space by p infinity, right? मतलब जो functions हैं, क्योंकि उसको आपने कहा था, प्रूव किया था कि वेक्टर स्पेस है, अगर नहीं भी किया था तो आप ये मैंने सोचा था कि शायद एग्ज़ाम असाइनमेंट में दे दूँ क्वेश्चन, पता नहीं आपको दिया है अभी तक या नहीं। चलें देखते हैं। बहरहाल जो ये फंक्शंस का होता है सेट, वो एक वेक्टर स्पेस होता है, ये आप वैसे ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लें। तो उसका एक सबसेट है पॉलिनोमियल्स का सेट, तो वो सबस्पेस होता है, ठीक है। द सबस्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल है, we will denote this space by p infinity. The subspace of polynomials of degree less than and equal to n. Recall that a degree of polynomial is the highest power of the variable that occurs with a non-zero coefficient. Thus, for example, if an is not equal to 0 in formula 1, then the polynomial has degree n. It is not true that the set W of polynomials with positive degree n is a subspace of f minus infinity to infinity, because that set is not closed under addition. For example, the polynomials, अब ये दो polynomials आपने देखी, उनकी डिग्री 2 है, but their sum has degree 1. What is true, however, is that for each non-negative integer n, the polynomials of degree n or less than, मतलब सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं कि अगर आप डिग्री को स्पेसिफाई, वो तो सारी पॉलिनोमियल्स का सेट था ना, तो वो तो सबस्पेस है, लेकिन अगर आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि मसलन इसमें 2 डिग्री की पॉलिनोमियल्स होंगी या 3 डिग्री की पॉलिनोमियल्स का सेट है, तो वो आपका सबस्पेस नहीं होगा, क्योंकि ये उसने एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर दिया कि दो आपने पॉलिनोमियल्स कंसिडर की जिनकी डिग्री थी 2, लेकिन उनको ऐड किया तो कैंसिलेशन हो गई और आपकी जो डिग्री आ गई वो 1 आ गई। तो 1 तो उसके अंदर नहीं है ना शामिल, क्योंकि उसमें तो सिर्फ 2 डिग्री वाली पॉलिनोमियल्स शामिल है, तो इसका मतलब ये इट्स नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, सो दैट इज़ वाई इट्स नॉट अ सबस्पेस। If W1, W2, so on WR are the subspaces of vector space V, then the intersection of these subspaces is also subspace of V. मैंने आपको बताया था, ये जब रिज़ल्ट पहली स्लाइड में या दूसरी स्लाइड में मेंशन हुआ तो मैंने आपसे कहा था कि इसका थ्योरम है, इसको आपने प्रूव भी करना है, तो ये प्रूव आ गया। Let W be the intersection of the subspaces W1, W2, so on, मतलब इन ये जितनी भी ये खुद सबस्पेसेस हैं, ठीक है, ये R सबस्पेसेस हैं किसी वेक्टर स्पेस V की, यानी उसके सबसेट्स भी हैं और ये सबस्पेसेस भी हैं। आपने लिया इनका इंटरसेक्शन। This set is not empty because each of these subspaces contains the zero vector of V, right? जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी नहीं हो सकता, क्योंकि एटलीस्ट ज़ीरो तो सब में है ना, उसके अलावा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है वो ज़ीरो वेक्टर तो इसके अंदर होगा। एंड हेंस सो डज देयर इंटरसेक्शन, दस इट रिमेन्स टू शो दैट W इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। W जो है वो इंटरसेक्शन है इन सब का, और हमने सिर्फ 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि इट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब फॉर एडिशन के लिए, टू प्रूव क्लोजर अंडर एडिशन, let U and V be vectors in W, since W is the intersection of W1, W2, so on WR. It follows that U and V also lie in each of these subspaces. Since these subspaces are all closed under addition,
they all contain the vector u plus v, and hence so does their intersection w. This proves that w is closed under addition. We leave the proof that w is closed under scalar multiplication to you. ये आप खुद प्रूफ करें. इसकी समझ आ गई है क्लोजर अंडर एडिशन कैसे प्रूफ किया. अगर u प्लस वी, u और v दो वेक्टर्स w को बिलोंग करते हैं. w क्या था? इंटरसेक्शन. इसका मतलब वो सारी वेक्टर जो सब स्पेसेस हैं उनको बिलोंग करते हैं. अगर किसी एक को भी बिलोंग करते हुए u v, इसका मतलब u प्लस वी भी उसको बिलोंग करता है. तो यानी u प्लस वी सबको बिलोंग करता होगा, तो वो भी फिर इसके इंटरसेक्शन में मौजूद होगा. तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन. इसी तरह सेम इन्हीं लाइंस पे आप के यू को भी प्रूव कर सकते हैं कि के और यू जो है वो इसमें शामिल होगा. Sometimes we will want to find the smallest subspace of a vector space V that contains all of the vectors in the some set of interest. The following definition which generalizes definition of 4 of section, ये चलें इसको छोड़ें. लेकिन अभी आप सिर्फ ये देखें, if k is equal to 1 then ये एक्चुअली अगली डेफिनेशन का कुछ पार्ट है. जी अगली जो कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस करना है आपसे इंशाल्लाह लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में, ये उससे रिलेटेड कुछ है, इसको नहीं आज छेड़ते. तो आज का लेक्चर जो है वो आपका इतना ही है. टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप समझ के करेंगे तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा. मैं फिर आपसे कहूँगी कि आप कोई रिकमेंडेड बुक जो है, कम से कम कोई एक बुक जो है वो डाउनलोड ज़रूर करें और उसको फॉलो करें और प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस करने से ही आपको जो है ये मैथ्स समझ आएगा और आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के काबिल होंगे. सिर्फ मेरे समझाने से ये पॉसिबल नहीं है. और मुझे पता है कि इस तरह से ये वीडियो लेक्चर से समझना मैथ्स थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है आप लोगों को समझाना इस तरह वीडियो लेक्चर से, क्योंकि मुझे कोई आपका आउटपुट नहीं मिलता. मुझे पता नहीं चलता कि आपको समझ आ गया है या नहीं आया. तो ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, आप उस पर पूछें. आप लोगों की क्लास की तरफ से तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिलता. पता नहीं ग्रुप भी आप लोगों ने बनाया या नहीं बनाया, या तो आपको समझ बहुत अच्छे से आ रही है, आप बिल्कुल लेक्चर्स ही नहीं ले रहे, असाइनमेंट्स नहीं हैं आपकी. आप लोग प्लीज़ असाइनमेंट जो है वो टाइम पे सबमिट करवा दें मुझे. जो लेक्चर्स में के दौरान मैं आपको असाइन करती हूँ. वेक्टर स्पेस से रिलेटेड मैंने असाइनमेंट अभी नहीं दी, क्योंकि एक तो ये टॉपिक अभी चल रहा है और दूसरा मुझे लगा कि थोड़ा मुश्किल है. थोड़ा सा और आप वेक्टर स्पेस को ज़रा अच्छी तरह से समझ लें, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड असाइनमेंट दूँगी. और होपफुली जो है हालात बेहतर हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी ओपन होगी और आप लोगों की मिड टर्म के एग्ज़ाम्स. अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से लिए जाएंगे, लेकिन बहरहाल होंगे तो सही ना, जिस तरह से भी हों, और वो आपकी इसी सिलेबस से होंगे. और अगर आप मिड टर्म के एग्ज़ाम्स को भी आप तो मुझे पता है आप लोग कितना सीरियस लेते हैं, तो लेकिन लेना चाहिए. आपके पास गोल्डन चांस है, आप लोग घरों में हैं, आपकी एक्टिविटीज़ कम हुई हैं, तो पढ़ाई पे ज़रा फोकस करें और पूछ लें, क्वेश्चंस पूछें. जितना हो सका मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको एक्सप्लेन करने की और आंसर भी करने की. वैसे आपकी तरफ से तो कोई क्वेश्चंस आते ही नहीं, जिनके आते हैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ मैं रिप्लाई करने में, लेकिन करूँगी. ठीक है, तो ये आपका आज का जो टॉपिक था सब स्पेसेस, वेक्टर स्पेस, उसकी 10 एक्सियम्स जो लास्ट लेक्चर में आपने किया था उसको रिवाइज़ करें. और जो वेक्टर स्पेसेस एग्जांपल्स थी जिनको हमने प्रूव किया था कि वेक्टर स्पेसेस हैं, उनकी प्रैक्टिस करें. फिर उनके सबसेट्स. वेक्टर स्पेस खुद क्या है? एक सेट है जो 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, राइट.
अगर वो करता है इसलिए हम उसको वेक्टर स्पेस कहते हैं और उसके एलिमेंट को हम वेक्टर्स कहते हैं। फिर हमने कुछ सेट्स लिए और उनको प्रूव किया कि ये वेक्टर स्पेस हैं या नहीं है। आज के लेक्चर में हमने उनके सबसेट्स के बारे में बात किया, क्योंकि वो एक सेट है, उनके सबसेट्स के बारे में बात की कि उसके सबसेट्स जो हैं वो सबस्पेसेस हैं या नहीं है। किसी भी वेक्टर स्पेस का एक सबसेट लें, वो सबस्पेस कब होगा? जब वो खुद भी एक वेक्टर स्पेस हो, राइट? और उसके लिए आपको 10 एक्सियम्स प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है सब स्पेस के लिए, ठीक है? अब ये वेक्टर स्पेस पे ना ये कंडीशंस लगा देना। सब स्पेस के लिए ये सिर्फ 2 कंडीशन आपको सिर्फ चेक करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उसके एलिमेंट्स ऑलरेडी एक वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं, इसलिए बाकी एक्सियम्स आप बेशक ना चेक करें, ये 2 कंडीशन चेक करें। एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये उसमें होल्ड करती हैं तो वो एक सब स्पेस है, अगर नहीं करती तो ये नहीं है। जो वेक्टर स्पेसेस हमने चेक की थी, लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, उसके कुछ सब स्पेसेस और कुछ ऐसे सबसेट जो सब स्पेस नहीं है, वो आज के लेक्चर में डिस्कस किए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो लीनियर कम्बिनेशन के टॉपिक पे होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात होगी। ओके जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।